ऑफ सीरीज। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज है, और इसी तरह हम सपोज कर लेते हैं कि s1 इज इक्वल टू x1 है, s2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। s1 से मुराद सिर्फ एक एलिमेंट, s2 से मुराद सीरीज के फर्स्ट 2 एलिमेंट्स का सम, s3 से मुराद फर्स्ट 3 एलिमेंट्स का सम, और इसी तरह अप सो ऑन चलते गए हम। n से मुराद ये होता है कि पहली n टर्म्स का आपने सम लेना है। इन सम्स को हम स्पेशल नेम दे देते हैं पार्शियल सम्स। दीज आर कॉल्ड पार्शियल सम्स। पार्शियल का मतलब होता है जुजवी, मतलब पहले आपने एक जुज्व लिया, फिर आपने 2 टर्म्स का सम ले लिया, फिर आपने 3 टर्म्स का। इसलिए ये आपने जो सम लिया पूरी सीरीज का सम नहीं लिया, बल्कि उनको जुज्व में लिया, एक रकम, 2 रकमें, 3 रकमें, 4 रकमें, इस तरीके से। ये जो सीरीज ऊपर दी हुई है इनफाइनाइट सीरीज, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी इफ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स इज कन्वर्जेंट। देखो ये पहली रकम आपने x1 ली हुई है, दूसरी रकम आपके पास s2 है, तीसरी रकम s3 है, चौथी रकम sn है हमारे पास। तो इनको जमा करने से एक सीक्वेंस हमारे पास बन जाएगा, s1 बन जाएगा पहली रकम, s2 आ जाएगा सेकंड टर्म, इसी तरह s3 आ जाएगा थर्ड टर्म, एंड अप टू सो ऑन। ये एक सीक्वेंस बन जाएगा। अब ये सीक्वेंस कैसे बना? s1 आपने ली फर्स्ट टर्म, s2 आपने ली सीरीज की फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, s3 आपने लिया पहली 3 रकमों का सम। इसी तरह से ये आप एक सीक्वेंस बना लेते हैं। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाए तो पार्शियल सम का ये सीक्वेंस कहलाता है। तो फिर जिस सीरीज से आपने ये सीक्वेंस बनाया है वो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। अब सीक्वेंस की कन्वर्जन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपने करना ये होता है कि जो सीक्वेंस की nth टर्म होती है, ये जो nth टर्म है इसकी आपने लिमिट लेनी होती है। ठीक है, इसकी हम लिमिट क्या लेते हैं? n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो अगर ये आपके पास फाइनाइट आ जाए तो s या x कोई भी नाम दे देते हैं इसको, ये लिमिट, तो ये जो सीक्वेंस आपने लिया वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, और बेसिकली ये जो इस सीक्वेंस का ये जो जवाब निकलेगा वो इस सीरीज का सम होगा। जी, नेक्स्ट आपके पास है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। जिस तरह हमने कैलकुलस के अंदर और रियल एनालिसिस के अंदर पढ़ा कि कोई भी सीरीज आपके पास है x1 प्लस x2 प्लस x3, ये कोई भी एक सीरीज है, तो ये सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट कहलाएगी अगर आप एक ऐसी सीरीज बनाएं जो इन तमाम टर्म्स की एब्सोल्यूट वैल्यू से बनी हो। मतलब x1 x2 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, इसी तरह x3 की एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर ये एब्सोल्यूट वैल्यूज वाली जो सीरीज है अगर ये कन्वर्ज कर जाए तो ये जो ओरिजिनल सीरीज है आप कहेंगे कि ये ओरिजिनल सीरीज जो है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। लेकिन यहां पर हम चूंकि नॉर्म स्पेसिस पढ़ रहे हैं तो इसलिए ये जो सीरीज आपको दी हुई है इस हैड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। इस सीरीज को कहेंगे कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है अगर इन तमाम सीक्वेंस की सीरीज की टर्म्स के अगर आप नॉर्म्स लेते हैं और इन नॉर्म्स से बनने वाली जो सीरीज है अगर ये कन्वर्जेंट हो जाए तो ये जो ओरिजिनल सीरीज थी ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कहलाएगी। अच्छा, यहां पर पॉइंट टू बी नोटेड, एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज मे नॉट बी कन्वर्जेंट। जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है वो लाजमी नहीं कन्वर्जेंट भी हो।
इसकी कैलकुलस के अंदर भी हमने एक एग्जांपल देखी थी, -1⁻n और n। तो ये जो सीरीज थी ये अब ये सीरीज कन्वर्जेंट थी। ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है, लेकिन ये अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है ना। तो हाँ, इसकी अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं तो 1/n बन जाती है, तो ये तो कन्वर्जेंट नहीं है, दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। तो ये अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, लेकिन इटसेल्फ सॉरी, ये अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, ये खुद कन्वर्जेंट है। तो जो अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो वो खुद भी कन्वर्जेंट नहीं भी हो सकती, ठीक है ना। तो इसकी एक एग्जांपल, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, बट द सिचुएशन इज डिफरेंट इन केस ऑफ बनाक स्पेस। बनाक स्पेस में शायद ऐसा नहीं होता, वो हम एग्जांपल देखते हैं। पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट y बी द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस विद ओनली फाइनाइटली मैनी नॉन जीरो टर्म्स। आपने y एक सेट ले लिया, इस सेट के अंदर सारे सीक्वेंसेस पड़े हुए हैं और तमाम सीक्वेंस ऐसे हैं कि हर सीक्वेंस में फाइनाइट टर्म्स नॉन जीरो हैं, बाकी सारी टर्म्स उसकी जीरो हैं। जैसे एग्जांपल यहां पर मैं इस तरह का सीक्वेंस बना लेता हूं, पहली टर्म 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 3 है। तो ये मैंने 3 टर्म्स नॉन जीरो लिए हैं और बाकी सारी जो टर्म्स हैं वो हम जीरो ले लेते हैं, बाकी सारी टर्म्स इसकी जीरो है। तो इसकी फाइनाइटली मैनी टर्म्स जो हैं, मतलब कुछ तादाद में जो आपने पहली 3 रकमें ली हैं वो नॉन जीरो ली हैं। तो इसी तरह इस y के अंदर तमाम ऐसे सीक्वेंसेस पड़े हुए हैं विद ओनली फाइनाइटली मैनी नॉन जीरो टर्म्स। मतलब हम ये कहते हैं कि y इज इक्वल टू वाई आई। y जो है ये एक सीक्वेंस है, इसकी जो टर्म्स हैं वो जीरो के इक्वल नहीं है, वो नॉन जीरो हैं। कौन कौन सी? जिनमें सब स्क्रिप्ट जो है वो m से लेस है, और जिनमें सब स्क्रिप्ट i ग्रेटर देन m है, उनके अंदर वो सारी की सारी जीरो हैं। मतलब इस चीज को हम यूं भी लिख सकते हैं कि y y1 y2, ठीक है, अप टू सो ऑन ym तक चलते जाते हैं, ये सारी हैं नॉन जीरो। इसके बाद आगे सारी जीरो शुरू हो जाती हैं, ये बाकी सारी जीरो टर्म रकमें इसके अंदर। अब इस सेट के अंदर ये जो y आपने सेट लिया, मैं एक सीक्वेंस फर्ज कर लेता हूं, वो मैं सीक्वेंस इस तरह का लेता हूं कि जिसमें ये n और i और n दोनों बराबर हो जाते हैं, उसमें तो आपने उस टर्म को लेना है 1/n², और जिसमें ये बराबर नहीं होते उसमें आपने जीरो लेना है। तो आगे हम लिख लेते हैं इसकी वैल्यूज। जैसे आप y2 ले लेते हैं, अब y2 के अंदर n को आपने 2 रखा, तो अब इसमें ये आ गई x1, ठीक है, x1, उसके बाद ये आ जाएगी x2। अब 2i आपने 2 ले लिया, ऊपर भी 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो ये वाली जो रकम है ये आपने अकॉर्डिंग टू प्रीवियस जो आपको कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग 1/n², n यहां पर 2 था तो आपने ये ले लिया। इसी तरह y1 आपने पहली रकम जो है वो 1/1 का स्क्वायर लेंगे। इसी तरह y3 के अंदर जो तीसरी रकम है वो आपको बाकी सारी जीरो होंगी, और थर्ड टर्म जो है वो 1/n² के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो अब इसके अंदर इन तमाम सीक्वेंसेस का ये जो y1 है, y1 का अगर आप सुप्रीमम लेते हैं, नॉर्म निकालते हैं, अब सीक्वेंस स्पेस के अंदर जो नॉर्म्स होते हैं वे सुप्रीमम से बनते हैं, तो इसका नॉर्म क्या होता है? सुप्रीमम। अब इसकी तमाम जो टर्म्स है वो हैं ही जीरो, सिर्फ पहली रकम जो है वो 1 है, तो इसीलिए इसका सुप्रीमम 1 निकल आया। अगर आप y2 वाला सीक्वेंस लेते हैं तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आपको सुप्रीमम मिलेगा वो y2² मिल जाएगा, तो इसमें 1/4 आपने ले लिया। 3 के अंदर 1/9, तो ये सारे आपको सुप्रीमम मिल गए।
तो इन नॉर्म से बनने वाली जो सीरीज है उसको अगर आप देखें तो y1 का नॉर्म आपने 1 बनाया, y2 का नॉर्म हमारे पास 1/4 था, 1/9 था, तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये वाली सीरीज बन गई। अब ये सीरीज 1/n स्क्वायर ये कन्वर्जेंट सीरीज होती है, ठीक है, दिस इज द कन्वर्जेंट सीरीज। मतलब ये जो आपने ऊपर सीरीज ली, ये सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट है, अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, लेकिन ये खुद कन्वर्जेंट नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब आप इन तमाम सीक्वेंसेस को जमा करते हैं तो जमा करने से आपको ये सीक्वेंस मिल जाता है। अब इसके अंदर सारी रकमें जो है वो नॉन जीरो आ रही हैं। आगे जो फिफ्थ टर्म होगी वो 1/25 होगी, इसी तरह आगे 1/36 आती जाएगी, जबकि ऊपर जो y के अंदर सारे सीक्वेंस पड़े हुए हैं उसमें फाइनाइट जो टर्म्स होती हैं वो नॉन जीरो हैं, जबकि इस सीक्वेंस के अंदर सारी नॉन जीरो हैं। तो इसका मतलब है ये y को बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये सीरीज जो है ये yn वाली, ये सीरीज एक ऐसे सीक्वेंस को कन्वर्ज कर रही है जो y को बिलोंग नहीं करता, तो हम कहेंगे कि ये y के अंदर कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये एक ऐसी एग्जांपल हमने सीक्वेंस स्पेस से ली जो कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट थी लेकिन खुद ये कन्वर्जेंट नहीं थी। अच्छा, ये सिचुएशन जो है ये बनाक स्पेसिस के अंदर डिफरेंट हो जाती है, ठीक है ना। बनाक स्पेस आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में डिफाइन की कि कंप्लीट स्पेस को आप बनाक स्पेस का नाम देते हैं। तो जो कंप्लीट स्पेस होती है वो बनाक स्पेस कहलाती है। इसके अंदर सिचुएशन डिफरेंट है। जो अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है ना बनाक स्पेस के अंदर, वो खुद भी कन्वर्जेंट होती है। वैसे किसी भी नॉर्म स्पेस के अंदर अगर आप अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट लेंगे तो वो खुद भी कन्वर्जेंट होगी, लेकिन सॉरी खुद कन्वर्जेंट नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर उसमें अगर आप बनाक स्पेस ले लेते हैं तो फिर जो अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है वो लाजमी तौर पर कन्वर्जेंट होती है। सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट इसी का कन्वर्स बता रही है कि अगर आप कोई नॉर्म स्पेस ले लेते हैं जिसके अंदर हर अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज भी कन्वर्जेंट हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो बनाक स्पेस है। मतलब आप इन दोनों थ्योरम्स को इकट्ठा करके लिखना चाहते हैं तो यूं लिख सकते हैं कि इफ x इज अ नॉर्म स्पेस, x आपके पास एक नॉर्म स्पेस है, जी x आपके पास एक नॉर्म स्पेस है, देन x जो है ये कंप्लीट होगी, देन x इज बनाक स्पेस। x इज बनाक स्पेस। बनाक से मुराद कंप्लीट होगी इफ एंड ओनली if and only if every absolutely convergent series is itself convergent, ठीक है। तो ये एक फर्क है, थोड़ा सा एक डिफरेंस है नॉर्म स्पेस के अंदर और कंप्लीट नॉर्म स्पेस के अंदर, कि जो नॉर्म स्पेस होती है उसमें कोई भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज अगर आप लेंगे तो वो लाजमी नहीं कन्वर्जेंट भी हो। लेकिन अगर आप एक कंप्लीट नॉर्म स्पेस लेते हैं, मतलब एक बनाक स्पेस ले लेते हैं, तो उसके अंदर फिर हर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज जो है वो भी कन्वर्जेंट होगी।